सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 10वें नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताइए कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्या करने वाले हैं, राइट आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि नौलखा दरवाजा, क्या पूछा है, नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है रणथंभौर। राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। या फिर नौलखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नौलखा बावड़ी, कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा झील कहाँ पर है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है नौलखा किला, कि नौलखा किला कहाँ पर है। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज ये कहाँ पर है। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा भंडार, क्या पूछा जा सकता है कि नौलखा भंडार कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है नौलखा महल, कि ये नौलखा महल कहाँ पर है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा झालरा, क्या पूछा जा सकता है नौलखा झालरा ये कहाँ पर है। या फिर आ सकता है नौलखा मंदिर, कि नौलखा मंदिर कौन से जिले में है। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा तीर्थ, यह नौलखा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, नौलखा तीर्थ। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा कुंड, नौलखा कुंड। तो देख लेते हैं सबसे पहले नौलखा बावड़ी। बताइए ये जो नौलखा बावड़ी है ये कौन से जिले में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है। और जो ये फैक्ट्स है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर जिले में, ठीक है। या फिर नौलखा झील ये कहाँ पर है, तो बूंदी, कहाँ पर, बूंदी में है। इसके अलावा आ सकता है नौलखा किला, ये कहाँ पर है, तो झालावाड़ में। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा बुर्ज, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और जो नौलखा भंडार है ये भी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। नौलखा महल ये कहाँ पर है, उदयपुर, कौन से जिले में, उदयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है नौलखा झालरा। बताइए अगर आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि नौलखा झालरा निम्न में से कौन से जिले में है, तो बताइए कहाँ पर है ये नौलखा झालरा, तो ये है जोधपुर, कौन से जिले में, जोधपुर जिले में, ठीक है। या फिर नौलखा मंदिर कौन से जिले में है, पाली। या फिर नौलखा तीर्थ ये भी पाली में है। या फिर नौलखा कुंड ये भी पाली जिले में है। या फिर नौलखा ये किसका प्रकार है, तो नौलखा एक आभूषण का प्रकार भी है। और कहाँ पर पहना जाता है नौलखा नाम का आभूषण, तो ये है गले में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है। नौलखा एक आभूषण का प्रकार भी है, नौलखा ये क्या है, आभूषण। और जो नौलखा आभूषण है ये कहाँ का आभूषण है, गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, नौलखा दरवाजा पूछा गया है, ठीक है। कि इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो रणथंभौर। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि गोगा जी का मेला किस माह में भरता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। गोगा जी का मेला कौन से माह में भरता है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है गोगा जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद माह में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोगा जी का मेला कौन सी तिथि को लगता है, तिथि भी तो याद होनी चाहिए आपको। गोगा जी का मेला कौन सी तिथि को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। और गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, एक तो गोगा जी का मेला लगता है चूरू ददरेवा,
ठीक है। और दूसरी जगह लगता है गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़, ठीक है, 2 जगह लगता है गोगा जी का मेला, ठीक है। कौन सी तिथि को लगता है गोगा जी का मेला? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। एक तो लगता है चुरू ददरेवा में और दूसरा लगता है नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि मेमंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है ये मेमंद? तो आप सभी जानते हैं मेमंद सिर का आभूषण है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा सिर पर और आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं तो देख लेते हैं। सिर पर पहने जाने वाले आभूषण सिर के देखते हैं। सबसे पहले सिर पर पहनी जाती है रखड़ी, ठीक है। इसके अलावा मेमंद, इसके अलावा बोरला या फिर टीका, बोरला, टीका, टीकड़ा या फिर मांग या फिर शीश फूल या फिर पहना जाता है माथा पट्टी या फिर गोफण। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोफण नाम का आभूषण कहाँ का आभूषण है, कहाँ पर पहना जाता है? तो ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। या फिर चूड़ा रत्न, चूड़ा रत्न ये भी सिर का आभूषण है, ठीक है। कोई भी आपको आभूषण का नाम उठाकर दिया जा सकता है कि शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है, या फिर बोरला नाम का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या फिर गोफण नाम का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या फिर चूड़ा रत्न कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये सारे हैं सिर के आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही छपने वाले हैं, ठीक है। बस पूछने के तरीके में परिवर्तन या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। बताइए तेजा जी का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तेजा जी, इनका जो जन्म स्थल है नाम है खरनाल नागौर। तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। या फिर तेजा जी की कार्यस्थली भी आपसे पूछी जा सकती है कि तेजा जी की जो कार्यस्थली, कार्यस्थली का नाम बताइए, कौन सी कार्यस्थली है इनकी? तेजा जी की कार्यस्थली बासी दुगारी, बासी दुगारी बूंदी, ये तेजा जी की क्या है? कार्यस्थली। या फिर तेजा जी के पिता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि तेजा जी के जो पिता हैं इनका क्या नाम है? पिता का नाम ताहड़, ताहड़ जी। और तेजा जी की माता का नाम बताइए, राजकुबरी। क्या नाम है? राजकुबरी। और तेजा जी के पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है, पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। या फिर तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? बताइए तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? फटाफट आंसर दीजिए कि तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? क्या नाम है? लीलन, ठीक है, लीलन घोड़ी। और तेजा जी का जो मेला है वे कौन सी तिथि को भरता है? मेले का नाम बताइए। तेजा जी का जो मेला है ये कौन सी तिथि को भरता है? कई बार बताया है मैंने आपको कि जो तेजा जी का मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इनका मेला कब लगता है? तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, यानी तेजा दशमी मनाई जाती है, तेजा दशमी। इसके अलावा जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है इसको और अन्य कौन सा मेला लगता है? नाम बताइए। भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक और मेला लगता है, कौन सा? खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेजा जी का आपसे जन्म स्थल पूछा गया है तो खन्नाल नागौर, ठीक है। और तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है ये भी पूछा जा सकता है, तो परबतसर डिडवाना कुचामन जिले में। कहाँ लगता है? परबतसर डिडवाना कुचामन। ये बात भी नोट कर लीजिए कि तेजा जी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? परबतसर। ये कौन से जिले में है? डिडवाना कुचामन, क्योंकि डिडवाना कुचामन क्या बन चुका है? जिला बन चुका है, ठीक है। ये लगता है डिडवाना कुचामन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था?
4 ऑप्शन से किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर देखा जाए तो किशनगढ़ जो शैली है इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है उसका क्या नाम था? निहाल चंद। क्या नाम था? निहाल चंद। लेकिन हमें ऑप्शंस में निहाल चंद नहीं दिया गया है, यहाँ पर दे रखा है नागरीदास। जबकि जो नागरीदास है, जबकि जो ये निहाल चंद है ये तो नागरीदास का क्या था? दरबारी था चित्रकार। ठीक है, ये जो निहाल चंद था ये क्या था? नागरीदास। नागरीदास का दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार था, चित्रकार था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जबकि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार पूछा गया है, अगर पूछा जाए किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है तो निहाल चंद। और निहाल चंद किसका दरबारी था? तो सावंत सिंह का दरबारी था। या फिर नागरीदास का दूसरा क्या नाम है? सावंत सिंह का दूसरा क्या नाम है? नागरीदास। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या है, तो वो है नागरीदास। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग है वो माना गया है नागरीदास के काल को, यानी सावंत सिंह के काल को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बताइए भाई कि निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? क्या पूछा है? ध्यान देने वाली बात क्या है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी? यहाँ पर मिट्टियों के नाम दिए गए हैं। कई बार मिट्टियों का टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा है जो कि मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, यानी आधुनिक मिट्टियों का वर्गीकरण वो 5 प्रकार से किया है और मिट्टियों के 5 प्रकार भी बताए हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है? कौन सी मिट्टी होगी? क्या करने वाले हैं? एरिडिशोल्स। ठीक है, जो ये एरिडिशोल्स मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? अर्धशुष्क मरुस्थल और बांगर क्षेत्र में। ठीक है, जबकि इनसेप्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, और वर्टिसोल जो मिट्टी है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अल्फिसोल जो मिट्टी है राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और एरिडिशोल्स मिट्टी पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में। नक्शे के हिसाब से एक बार समझ लीजिए इसे। एक तो मिट्टी का प्रकार है एंटीशोल्स। ठीक है, एंटीशोल्स मिट्टी। दूसरा है एरिडिशोल्स। ठीक है, और इसके अलावा अल्फिसोल्स, अल्फिशोल्स। इसके अलावा वर्टिशोल्स, वर्टिशोल्स। इसके अलावा इनसेप्टिशोल्स। ठीक है, इनसेप्टिशोल्स। तो जो एंटीशोल्स मिट्टी है ये तो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और जो एरिडिशोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा अल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इनसेप्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और वर्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है कौन सी मिट्टी? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एरिडिशोल्स मिट्टी, क्योंकि ये पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए कि निम्न में से सालर या शाल के वन पाए जाते हैं कौन से जिले में? सालर या शाल, सालर के जो वन है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं अलवर और चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में पाए जाते हैं? अलवर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सी ऑप्शन। जबकि मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं कोटा और बूंदी में, या फिर सागवान के वन पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बताइए भाई कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? परीक्षा में छपने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। यहाँ पर क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, तो बताइए क्या करने वाले हैं राइट आंसर।
तिहाड़ जेल में कौन से क्रांतिकारी को रखा गया था? क्या करोगे? किसको करोगे? गोपाल सिंह खरवा। या राइट आंसर डी ऑप्शन। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया, बताइए। तो अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था वेलूर जेल। कौन सी जेल में? वेलूर जेल में। इसके अलावा है जो कि विजय सिंह पथिक को रखा गया था टोडगढ़ जेल में। कौन सी जेल में? टोडगढ़ की जेल में। या फिर प्रताप सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया? तो इन्हें रखा गया था बरेली जेल में। कौन सी जेल में? बरेली जेल में। और गोपाल सिंह जो खरवा है इन्हें रखा गया था तिहाड़ जेल में। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में। या फिर एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि केसरी सिंह बारठ, बताइए कि जो केसरी सिंह बारठ है इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? नाम बताइए उस जेल का, फटाफट दीजिए आंसर कि केसरी सिंह जो बारठ है इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? फटाफट आंसर दो। केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया? हजारीबाग, हजारीबाग जेल में। ठीक है, तो रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। गोपाल सिंह खरवा को कौन सी जेल में रखा गया? तिहाड़ जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ कहाँ पर? गोविंद गिरी का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ या कौन से परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। यहाँ राइट आंसर हमारा जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन से जिले में हुआ था या फिर कौन से गांव में हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था बेड़सा गांव डूंगरपुर, बेड़सा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, और जो ये बेड़सा गांव है इसे बासिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके सहयोगी कौन थे बताइए? सहयोगी का नाम बताइए कि जो गोविंद गिरी है इनके सहयोगी का क्या नाम था? कौन थे इनके सहयोगी? सुरजी भगत। कौन थे? सुरजी भगत। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो गोविंद गुरु है इनके द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की गई? शंप सभा, शंप सभा की स्थापना। और कब की गई? कब की गई थी शंप सभा की स्थापना? 1883 में। ठीक है, या फिर भगत पंथ इनके द्वारा चलाया गया था कब? 1911 में। ठीक है, यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है भगत पंथ की जो स्थापना है वे इनके द्वारा कब की गई थी? तो भगत पंथ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1911 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन छप कर आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो परीक्षा में आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में छप सकते हैं। ठीक है, या फिर आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विगत परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की ज्यादा संभावना है। वही थ्योरी आपको यहाँ पर सोल्व करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बंजारा परिवार, बी ऑप्शन। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ? 1903 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर किसकी देन है? किसकी देन है बताइए? जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर किसकी देन है? प्रतिहारों की देन। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिहार कालीन शैली में जो मंदिर है, कोई दो मंदिर बताइए जो प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित हो। एक तो है ओसिया के हरिहर मंदिर। कौन सा? ओसिया के हरिहर मंदिर। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे किराड़ू का मंदिर, या फिर पूछा जा सकता है हर्षत माता का मंदिर। ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। हर्षत माता का मंदिर आबानेरी दोषा। ठीक है, या फिर नकटी माता का मंदिर, नकटी माता मंदिर।
या फिर कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, या फिर दधिमती माता मंदिर। ठीक है, दधिमती माता मंदिर ये कौन सी शैली में निर्मित मंदिर है? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है। तो कोई भी आपको मंदिर उठा कर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नकटी माता का मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है, या फिर किसकी देन है, या फिर है जो कि कालिका माता मंदिर, या फिर दधि माता का मंदिर, या फिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये कौन सी शैली में निर्मित मंदिर है? तो ये है प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित। ठीक है, ये जो सारे मंदिर हैं ये कौन सी शैली में निर्मित है? प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए कि देवयानी कुंड स्थित है, कहां पर स्थित है देवयानी कुंड? चार ऑप्शन से तो आप सभी जानते हैं देवयानी कुंड ये कहां पर स्थित है? जयपुर। कहां पर स्थित है? जयपुर। और तीर्थों की नानी कहलाती है ये देवयानी कुंड। क्या कहलाती है? तीर्थों की नानी। या फिर पूछा जा सकता है तीर्थों का मामा कहलाता है, तीर्थों का मामा। बताइए किसे कहा जाता है तीर्थों का मामा? ये कहा जाता है पुष्कर अजमेर को, पुष्कर अजमेर को। या फिर पूछा जा सकता है तीर्थों का भांजा कहलाता है, तीर्थों का भांजा कहा जाता है किसे? मचकुंड धौलपुर को। किसे? मचकुंड धौलपुर को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे बस यही पूछा गया है कि देवयानी कुंड स्थित है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जयपुर। देवयानी कुंड यह है जयपुर जिले में स्थित, तीर्थों की नानी कहलाती है। जबकि तीर्थों का मामा क्या है? पुष्कर अजमेर। और तीर्थों का भांजा कहलाता है मचकुंड धौलपुर। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।